हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आसिम अब्बास। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्फेजिया को डिटेल से पढ़ा और वन बाय वन हमने क्लिनिकल केस लिया और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिखे, इस वीडियो में भी हम सेम करने वाले हैं। तो चलिए पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास क्लिनिकल केस है। अ 30-year-old lady has a long history of dysphagia, especially when eating solid foods. Her symptoms of dysphagia has been worsening over the past few months. She notices that she regurgitates fluids. She also suffers from an ongoing nocturnal cough that started several months ago. So this is clinical case. What is the single most likely diagnosis? So our first option is esophageal stricture. Our second option is pharyngeal pouch. Our third option is gastroesophageal reflux disease. Our fourth option is esophageal cancer. So now we highlight the major symptoms. Patient age is 30 year old. अगर हम एज की बात करें तो एज क्या है, 30 ईयर। उसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया, स्पेशली व्हेन ईटिंग सॉलिड फूड। जब भी कोई फॉर एग्जांपल नान या कोई ऐसी चीज खाता है तो उसको क्या होता है, डिस्फेजिया हो जाता है, डिस्फेजिया की शिकायत है, नहीं निगल नहीं सकता उसको प्रॉपरली। हर सिम्टम्स ऑफ डिस्फेजिया हैज बीन वर्सनिंग ओवर द पास्ट फ्यू मंथ। लास्ट कुछ महीनों से उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा वर्सनिंग वर्सनिंग कंडीशन में आ गई हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत से हो गई। शी नोटिसेस दैट शी रिगर्गिटेट्स फ्लूइड, रिगर्गिटेशन भी प्रेजेंट है। शी आल्सो सफर्स फ्रॉम एन ऑनगोइंग नॉक्टर्नल कफ दैट स्टार्टेड several months ago. What is the single most likely diagnosis? Esophageal stricture, pharyngeal pouch, gastroesophageal reflux disease, and esophageal cancer. So our diagnosis is pharyngeal pouch. So now we discuss why our diagnosis is pharyngeal pouch. Pharyngeal pouch. What are the most common symptoms of pharyngeal pouch? Swallowing difficulties, dysphagia हो जाता है पेशेंट को, रिगर्गिटेट्स करता है ऑफन अनडाइजेस्टेड फूड, बैड ब्रीथ, हेलिटोसिस होता है पेशेंट को, क्रोनिक कफ होती है पेशेंट को, उसके बाद हॉर्स वॉइस होती है पेशेंट की, उसको मतलब वॉइस चेंज हो जाती है, उसकी नोट चेंज हो जाती है। उसके बाद ये है कि हमारे पास यही जो हमारे पास सिम्टम्स हैं, ये सारी सिम्टम्स हमारे पास किस में थी, ये सारी सिम्टम हमारे पास एक्लेशिया में थी। लेकिन एक सिम्टम नहीं थी, वो कौन सी, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस बिल्कुल नहीं थी एक्लेशिया में। एक्लेशिया का जो पेशेंट था उसको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी थी, उसको स्वॉलिंग डिफिकल्टीज भी थी, उसको रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी थी, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स हैं वो है हेलिटोसिस। मोस्ट कॉमनली इन एल्डरी पेशेंट में देखा जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 70 years ओल्ड में पेशेंट देखा जाता है। टिपिकल इन सिम्टम्स इंक्लूड डिस्फेजिया, रिगर्गिटेशन, क्रोनिक कफ, एस्पिरेशन एंड वेट लॉस। वेट लॉस तो बिल्कुल होता है, वेट लॉस भी होता है, क्रोनिक कफ की सिम्टम्स भी होती हैं, डिस्फेजिया भी होता है, रिगर्गिटेशन भी होता है, एस्पिरेशन भी होता है क्योंकि पेशेंट को निमोनिया वगैरह भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट को क्रोनिक कफ वगैरह भी हो सकती है। तो इन ये है कॉमनली प्रेजेंटेशन फेरेंजियल पाउच की। इस प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास मरीज आता है। अभी हम थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर को भी रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पिछले लेक्चर में हमारे पास सबसे पहले था ओरल डिस्फेजिया, उसके बाद था हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया। ओरल डिस्फेजिया में हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉब्लम विद यूजिंग द माउथ, लिप्स एंड टंग टू कंट्रोल फूड आर लिक्विड, ये हमने पढ़ा था ओरल डिस्फेजिया में। लेकिन इसोफेजियल डिस्फेजिया में प्रॉब्लम मेनली कहाँ पे होता है, मेनली प्रॉब्लम होता है बॉडी ऑफ इसोफेगस में, लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर में प्रॉब्लम होता है, कार्डिया ऑफ द स्टोमक में प्रॉब्लम होता है। कार्डिया क्या है, कार्डिया हम स्टोमक का वो पार्ट है जो इसोफेगस को स्टोमक से मिलाता है। जब इसोफेगस को स्टोमक से मिलाता है, कार्डिया में प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया होगा। फेरेंजियल डिस्फेजिया थ्रोट में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास पार्किंसन डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है ओरल डिस्फेजिया में। ओरल डिस्फेजिया में हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल काज हो सकता है, फॉर एग्जांपल कौन सा हमारे पास मायोसाइटिस आ जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस आ जाता है, ये हमारे पास ओरल डिस्फेजिया में आते हैं। उसके बाद हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया में हमारे पास मैकेनिकल कॉज और मोटिलिटी प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं। मैकेनिकल कॉज में हमारे पास क्या होता है, मोटिलिटी होती है, लेकिन क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, आगे क्या होता है, फूड स्टॉक हो जाती है। लेकिन मोटिलिटी प्रॉब्लम में हमारे पास बिल्कुल मोशन होता ही नहीं है स्पेगस का, इसी वजह से फूड मूव ही नहीं करती। एक्लेजिया, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म,
इसोफेजियल स्ट्रक्चर, इसोफेजियल रिंग, ये जो सारे हैं ना, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, सब वीडियोस में मैंने ये वन बाय वन डिस्कस किए हैं, तो आप जाकर वो वीडियोस देखें ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसोफेजियल डिस्फेजिया में मैंने बात की, सबसे पहले अगर हमारे पास सॉलिड फूड की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो हम कहेंगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। मैकेनिकल में अगर सम टाइम कभी कभार उसको प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास रिंग और वेब का मसला है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम उसको प्रोग्रेसिवली हो रहा है तो हमारे पास कार्सिनोमा और पेप्टिक स्ट्रक्चर हो सकता है। जब कार्सिनोमा होगा तो हमारे पास कॉमन सेल कार्सिनोमा अपर 2/3 और एडिनो कार्सिनोमा लोअर 1/3, एज ग्रेटर देन 50 ईयर एंड वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस। And in peptic stricture, patient present with chronic heartburn and weight loss. And the mainly problem is mechanical obstruction, not neuromuscular, not motility problem. अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में आपको दो रिंग्स नजर आ रही होंगी, एक रिंग मस्कुलर रिंग है और दूसरी भी रिंग है। जो दोनों रिंग जो है हमारे पास क्या करती हैं, रिंग्स में जब प्रॉब्लम होता है, रिंग्स का प्रॉब्लम होता है, हमारे पास क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। फिर उस जब वो नैरो होता है तो हमारे पास ऊपर से जो इसोफेगस होती है उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि खुराक हमारे पास वापस जाना शुरू हो जाती है और ऐसा ऐसा पेशेंट प्रोग्रेसिवली मूव करता है सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड का भी उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास कार्सिनोमा भी रूल आउट हो गया, क्योंकि कार्सिनोमा में हमारे पास एज ज्यादा होती है, वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस होता है, उसके बाद उसमें हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओनली सॉलिड फूड का प्रॉब्लम होता है। ये हमारे पास कार्सिनोमा के केस में होता है। और पेप्टिक स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास क्रोनिक हार्टबर्न और वेट लॉस होता है। अभी हमारे पास अगर इसोफेजियल डिस्फेजिया है तो इसको हमने दो में आगे डिवाइड किया था, बिनाइन और मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर में। और हमारे पास बिनाइन में हमारे पास लॉन्ग सेगमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैलिग्नेंट में हमारे पास शॉर्ट सेगमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और हमारे पास बिनाइन में कॉन्सेंट्रिक एंड स्मूथ मसल टैपिंग होती है, बट इन मैलिग्नेंट इसेंट्रिक एंड इरेगुलर नैरोइंग होती है, नैरो हुई होती है इरेगुलरली। और हमारे पास नो शोल्डरिंग इन बिनाइन, बट शोल्डरिंग इज प्रेजेंट इन मैलिग्नेंट, and no mucosal irregularity in benign structure, but mucosal irregularity is present in malignant structure. अभी जो हमारा डायग्नोसिस है वो है फेरेंजियल पाउच, क्योंकि पेशेंट को रिग्रेजिटेशन है, सारी वो सिम्टम्स हैं जो एक्लेजिया के पेशेंट को होती है, लेकिन क्या है, हेलिटोसिस भी है, तो इसलिए हमारा डायग्नोसिस जो है वो फेरेंजियल पाउच है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं तो हम फेरेंजियल पाउच के पेशेंट मैनेजमेंट और हम उसको डायग्नोस किस तरह करेंगे। सबसे पहले क्या है, डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और बेरियम एक्सरे टेस्ट करेंगे। हमें बेरियम एक्सरे, बेरियम क्या है, बेरियम हम पेशेंट को देते हैं और उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं। जब हम एक्सरे लेते हैं तो उसमें हमें लिक्विड नजर आता है बहुत ज्यादा, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमें लिक्विड नजर आता है, तो हमारा डायग्नोसिस क्या होता है, फेरेंजियल पाउच। उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट हमारे पास सर्जिकली ट्रीटमेंट वाई एंड एंडोस्कोपिक और ओपन अप्रोच। ये हम तो इस तौर से हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, क्रिकोफ्रेंजियल मायोटोमी, हम मायोटोमी करते हैं, मसल को ही रिमूव कर देते हैं, उसका एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फेरेंजियल पाउच जो होता है उसका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है और हमारे पास पेशेंट को डिस्फेजिया की जो सिम्टम्स होती हैं वो हमारे पास खत्म हो जाती हैं और पेशेंट हमारा नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस बार वक्त मिलती रहे।